Myself, Dr. Mamta Sharma, Associate Professor Political Science, Government College, बहरोड। विद्यार्थियों, आप सभी को विदित है कि हम BA पार्ट 3 का फर्स्ट पेपर रिप्रेजेंटेटिव वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के अंतर्गत जॉन लॉक रूसो के कॉन्टेक्स्ट सिद्धांत को समझ रहे हैं। आज हम रूसो के थ्योरी ऑफ जनरल विल को इसके अंतर्गत समझेंगे कि रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धांत क्या है। सामान्य इच्छा का सिद्धांत रूसो का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक सिद्धांत है। कुछ विचारक इस सिद्धांत को सबसे अधिक खतरनाक सिद्धांत भी मानते हैं, जबकि अन्य विचारकों की राय में सामान्य इच्छा का सिद्धांत लोकतंत्र तथा राजनीति दर्शन की आधारशिला है। रूसो द्वारा प्रतिपादित सामाजिक समझौता सिद्धांत के अनुसार आदिम मनुष्य पशुतुल्य, निष्पाप, निर्दोष तथा स्वाभाविक रूप से अच्छा था। उसका जीवन पशुओं जैसा एकाकी था। रूसो के अनुसार प्राकृतिक मनुष्य एकाकी, स्वतंत्र, नैतिक और अनैतिक भावनाओं से मुक्त, संपत्ति तथा परिवार से रहित आदिम स्वर्णयुग का युग था। अतः प्राकृतिक अवस्था आदर्श अवस्था थी, लेकिन कृषि के आविष्कार के कारण संपत्ति और तेरे मेरे की भावना का विकास हुआ, जिससे प्राकृतिक शांति में जीवन नष्ट हो गया तथा युद्ध, संघर्ष और विनाश का वातावरण उत्पन्न हो गया। इस असहनीय स्थिति से छुटकारा पाने के लिए सभी व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित हुए और उनके द्वारा अपने संपूर्ण अधिकारों का समर्पण किया गया। अतः समझौते के परिणाम स्वरूप संपूर्ण समाज की एक सामान्य इच्छा उत्पन्न होती है और सभी व्यक्ति इस सामान्य इच्छा के अंतर्गत रहते हुए कार्यरत रहते हैं। अतः रूसो के संपूर्ण दर्शन में सामान्य इच्छा का सिद्धांत उसका मौलिक योगदान है। अतः रूसो के द्वारा इस क्रांतिकारी सिद्धांत ने राजनीति दर्शन में हलचल उत्पन्न कर दी और तत्पश्चात हम देखें कि किस तरह से अरस्तु ने सामान्य इच्छा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सबसे पहले हम देखेंगे सामान्य इच्छा क्या है। व्हाट इज जनरल विल? सामान्य इच्छा क्या होती है, इसे समझने के लिए रूसो द्वारा प्रतिपादित मानव विश्लेषण को समझना आवश्यक होगा। चूँकि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है और किसी न किसी प्रकार के विचार और इच्छाएं उसके हृदय में उठती रहती है, अतः मनुष्य की इच्छाएं सामान्यतः दो प्रकार की होती है, एक्चुअल विल और रियल विल, यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा। एक्चुअल विल सामान्यतः यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा का एक ही अर्थ लिया जाता है, परंतु रूसो के द्वारा का प्रयोग विशेष अर्थों में किया गया है। रूसो के अनुसार मनुष्य की यथार्थ इच्छा स्वार्थ प्रधान होती है। वह मनुष्य की अविवेकपूर्ण संकीर्ण प्रवृत्ति का परिणाम होती है। स्वार्थ तथा वैयक्तिक हित को दृष्टि में रखती है तथा सामाजिक हित का विचार नहीं करती। उदाहरण के लिए, खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले व्यापारी का लक्ष्य केवल लाभ कमाने का विचार होता है और वह इससे समाज को पहुंचने वाली हानि को कभी नहीं देता। संक्षेप में, यथार्थ इच्छा संकुचित, अस्थायी और क्षणिक इच्छाएं होती है। नाउ वी कम टू द रियल विल कि आदर्श इच्छा क्या होती है। कि मनुष्य की आदर्श इच्छा उसके व्यापक दृष्टिकोण का परिणाम होती है। यह सामाजिक हित से संबंध होने के कारण अस्थायी और क्षणिक होती है। यह मनुष्य की बुद्धि के चिंतन का परिणाम और वैयक्तिक स्वार्थ से रहित होने के कारण व्यक्ति की वास्तविक इच्छा होती है। संक्षेप में, दृष्टिकोण की व्यापकता, दूरदर्शिता और व्यक्ति व समाज के हित का सामंजस्य, पूर्णता व विवेकशीलता व्यक्ति की आदर्श इच्छा की विशेषताएं होती है। जनरल विल क्या होती है? व्हाट इज सामान्य इच्छा? समाज के विभिन्न व्यक्तियों की आदर्श इच्छा, जिसे हम रियल विल का सर्वयोग ही सामान्य इच्छा है। अतः रूसो की मान्यता है
कि सब नागरिकों की वह इच्छा जिसका उद्देश्य सामान्य हित हो सामान्य इच्छा कहलाती है। यह सब व्यक्तियों में से आनी चाहिए तथा सब व्यक्तियों पर लागू होनी चाहिए। इट मस्ट बोथ कम फ्रॉम ऑल एंड अप्लाई टू ऑल। अतः सामान्य इच्छा की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। यह एक भाव है जो समझा जा सकता है किंतु व्यवहार में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि किसी इच्छा की सामान्य इच्छा होने के लिए आवश्यक है कि वह सामान्य व्यक्तियों की इच्छा हो और उसका आधार सामान्य इच्छा हो या सामान्य हित हो। अर्थात सामान्य इच्छा के दो अंग हैं, सामान्य व्यक्तियों की इच्छा और सामान्य हित पर आधारित विवेकपूर्ण या विवेकशील इच्छा। इसके पश्चात हम देखेंगे कि सामान्य इच्छा का निर्माण किस तरह से सामान्य इच्छा का निर्माण होता है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि प्रत्येक व्यक्ति में दोनों प्रकार की यथार्थ और आदर्श इच्छाएं होती है। समाज का प्रत्येक व्यक्ति हर सार्वजनिक प्रश्नों पर अपने ढंग से विचार करता है, परंतु यदि समाज सभ्य है तो उसमें नागरिकता की भावना मौजूद है, तो व्यक्तियों की इच्छाओं के स्वार्थपूर्ण तत्व एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं और ऐसा हो जाने पर सामान्य इच्छा बन जाती है। अतः सामान्य इच्छा को तीन दृष्टियों से सामान्य होनी चाहिए: उद्गम की दृष्टि से, क्षेत्र की दृष्टि से और ध्येय की दृष्टि से। अतः इसी के अंतर्गत जब हम उद्गम की बात करें तो सब नागरिकों की इसके अंतर्गत सहमति होनी चाहिए। जब हम क्षेत्र की बात करें तो समझ जनता से संबंधित होनी चाहिए, और जब हम ध्येय की बात करें तो समाज के हित के अनुकूल होनी चाहिए। इसी के आधार पर रूसो ने अपनी सामान्य इच्छा की कुछ विशेषताएं बताई है, जिसके अंतर्गत नंबर 1 अखंडता। कि सामान्य इच्छा एक संगठित इकाई होती है और उसके कोई खंड नहीं हो सकते। यह अखंड है क्योंकि सामान्य होने के कारण ये कई अंशों में विभाजित नहीं की जा सकती। यह एकत्व वाली होती है तथा राज्य को एकता के सूत्र में पिरोती है। सेकेंडली, संप्रभुता। सामान्य इच्छा सर्वोच्च और संप्रभु होती है। इस पर किसी प्रकार के दैवीय या प्राकृतिक नियमों का प्रतिबंध नहीं होता। यही कानून का निर्माण करती है, धर्म का निरूपण करती है एवं सामाजिक और नैतिक जीवन को संचालित करती है। थर्डली, अदेयता। सामान्य इच्छा अदेय है, अर्थात यह इच्छा किन्हीं व्यक्तियों को हस्तांतरित नहीं की जा सकती। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के शरीर से उसके प्राण को पृथक नहीं किया जा सकता, उसे किसी दूसरे व्यक्ति से अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही प्रभु सत्ता को सामान्य इच्छा से अलग करना संभव नहीं है। फोर्थली, अप्रतिनिधित्व। सामान्य इच्छा प्रतिनिधियों द्वारा अभिव्यक्त किए जाने योग्य नहीं है। रूसो ने कहा है कि जब कोई राष्ट्र प्रतिनिधियों को नियुक्त करता है तब वह स्वतंत्र नहीं रह जाता, बल्कि अपना अस्तित्व कायम नहीं रह सकता। फिफ्थली, ये अचूक। सामान्य इच्छा अचूक है, इनफ्लेमेबल है, क्योंकि ये सभी व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं का सामूहिक रूप है, इसलिए वह सदैव न्याय संगत रहता है। यह स्थायी होती है। सामान्य इच्छा किसी प्रकार से भावनात्मक आवेगों या आवेशों या सड़क का परिणाम नहीं होती, अपितु मानव के जल कल्याण की स्थायी प्रवृत्ति और विवेक का परिणाम होती है। सेवेंथली, लोक कल्याणकारी। सामान्य इच्छा की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता उसका लोक कल्याणकारी होना है। सामान्य इच्छा का ध्येय समाज के किसी अंग का कल्याण न होकर संपूर्ण समाज का कल्याण करना होता है। एथ, ये विवेक पर आधारित होती है। सामान्य इच्छा किसी प्रकार की भावनाओं पर नहीं बल्कि तर्क तथा विवेक पर आधारित होती है। ये हमेशा उचित और सही होती है क्योंकि हमेशा पूरे समाज के कल्याण से प्रेरित होती है। इस तरह से हम देखें, इसी के अंतर्गत निरंकुश की बात करेंगे कि सामान्य इच्छा सर्वोच्च व निरंकुश होती है। रूसो द्वारा प्रतिपादित सामान्य इच्छा की उपयुक्त विशेषताओं से सामान्य इच्छा अवधारणा की प्रकृति को समझने में सहायता मिलती है। इन विशेषताओं के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह राजनीतिक संगठन या विराट पुरुष नैतिक प्राणी होता है, इसकी अपनी इच्छा होती है। सेकेंडली, यह संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहती है। थर्डली, यह सब कानूनों और विधियों का मूल स्रोत होती है। फोर्थ, यह सदैव सही और सार्वजनिक हित का पोषण करने वाली
इच्छा होती है। इसी के अंतर्गत हम देखेंगे कि सामान्य इच्छा तथा बहुमत। रूसो की सामान्य इच्छा बहुमत से भिन्न है। सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति में संख्या का कोई मूल्य नहीं है, वह किसी एक या कुछ व्यक्तियों की इच्छा भी हो सकती है। यदि समाज का एक बहुसंख्यक वर्ग अपने अनुचित निर्णयों की अल्पसंख्यक वर्ग पर थोपने का प्रयत्न करे तो उसके इस कार्य को समाज की सामान्य इच्छा का प्रतीक नहीं माना जाएगा। इसी तरह से सामान्य इच्छा और सर्वसम्मति। सामान्य इच्छा व सर्वसम्मति में अंतर करते हुए रूसो ने लिखा है कि प्रथम का लक्ष्य सार्वजनिक होता है जबकि द्वितीय का लक्ष्य वैयक्तिक होता है। इसी तरह से सामान्य इच्छा और लोकमत को भी एक नहीं समझना चाहिए, क्योंकि लोकमत का रूप कभी कभी ऐसा भी हो सकता है जिसका संबंध समाज के हित से नहीं हो, पर सामान्य इच्छा सदा समाज के स्थायी हित का ही प्रतिनिधित्व करती है। समाचार पत्र, रेडियो आदि प्रचार साधनों द्वारा लोकमत को भ्रष्ट किया जा सकता है, पर सामान्य इच्छा कभी भी विकृत नहीं होती। इस तरह से हम देखेंगे कि सामान्य इच्छा का सर्वसम्मति, बहुमत और लोकमत से किस तरह से अंतर है। रूसो की सामान्य इच्छा का सिद्धांत राजनीति दर्शन के सर्वाधिक विवादास्पद विषयों में से एक है। अतः इस सिद्धांत की कई आधारों पर आलोचना भी की गई है, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे। नंबर 1, आलोचकों का मानना है कि यह सिद्धांत की अस्पष्टता है, कि सामान्य इच्छा का सिद्धांत अस्पष्ट है। कभी रूसो कहता है कि सामान्य इच्छा और सभी की इच्छा में महान अंतर है। कहीं कहीं पर उसने बहुमत की इच्छा को भी सामान्य इच्छा मान लिया है। बहुत कुछ तो रूसो ने भावावेश में आकर लिख दिया है जो तर्क की दृष्टि से युक्ति संगत नहीं है। उनकी सामान्य इच्छा के सिद्धांत में पग पग पर अस्पष्टता, विरोधाभास तथा अंतर्विरोध भरा हुआ है। सेकेंडली, आलोचकों का मानना है कि सामान्य इच्छा अनैतिक तथा काल्पनिक है। उनका मानना है कि इतिहास में इस प्रकार के समझौते का कहीं पर भी वर्णन नहीं मिलता जैसा कि रूसो ने चित्रित किया है। अतः उनका यह सिद्धांत अनैतिक और कल्पना की उड़ान अधिक बढ़ रहा है। थर्डली, यथार्थ और आदर्श शिक्षा का काल्पनिक भेद। रूसो ने व्यक्ति की इच्छाओं को 2 भागों में बांटा है, यथार्थ और आदर्श। वास्तव में इन इच्छाओं का इस प्रकार का विभाजन संभव नहीं है, क्योंकि व्यक्ति की इच्छा ऐसी जटिल, अविभाज्य और समष्टि है कि उसका यह विभाजन संभव नहीं है। फोर्थली, सामान्य इच्छा निरंकुशता को प्रोत्साहन देती है। सामान्य इच्छा अधिनायकवाद तथा सर्वाधिकारवाद की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देती है। रूसो का मानना है कि कानून इस सामान्य इच्छा के द्वारा ही बनाए जाते हैं। सामान्य इच्छा का कोई भी व्यक्ति उल्लंघन नहीं कर सकता। अतः सामान्य इच्छा के नाम पर शासक द्वारा व्यक्ति पर मनमाने अत्याचार किए जा सकते हैं। अतः वाहन ने कहा कि रूसो की सामान्य इच्छा का सिद्धांत हॉब्स का सिर विहीन लेवियाथन है। फिफ्थली, सार्वजनिक हित की परिभाषा करना कठिन है। आलोचकों का मानना है कि सार्वजनिक हित की परिभाषा जो रूसो ने की है वो उसकी परिभाषा करना ही कठिन है। यह एक निरंकुश तानाशाह भी अपने कार्यों की सार्वजनिक हित के नाम पर उचित ठहरा सकता है। इसी तरह से आलोचकों का मानना है कि सामान्य इच्छा व्यक्ति की महत्ता को नष्ट कर देती है, क्योंकि सामान्य इच्छा से व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होता है। सामान्य इच्छा के सामने व्यक्ति की इच्छा का कोई महत्व नहीं दिया जाता। अतः रूसो सामान्य इच्छा की अवज्ञा करने वाले को इनके पालन करने के लिए बाध्य करता है। सेवनथली, आलोचकों का मानना है छोटे राज्यों के लिए उपयुक्त। सामान्य इच्छा का सिद्धांत केवल छोटे राज्यों में ही सफल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या के कम होने पर सामान्य इच्छा का पता आसानी से लगाया जा सकता है। आधुनिक युग के बड़े राज्यों में जितनी बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के जनसमूह निवास करते हैं, इसका पता लगाना संभव नहीं है। एटली, प्रतिनिधात्मक प्रजातंत्र में संभव नहीं है। रूसो का विचार है कि सामान्य इच्छा की सिद्धि के लिए सभी व्यक्तियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रभुसत्ता के प्रयोग में सक्रिय भाग लिया जाना चाहिए। इस शर्त का पालन प्राचीन यूनानी नगर राज्यों में भले ही संभव हो, लेकिन आधुनिक समय के प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र में कतई संभव नहीं हो सकता। इतनी आलोचना होने के बावजूद भी रूसो की सामान्य इच्छा के सिद्धांत का महत्व आज भी है, क्योंकि इसके महत्व के अंतर्गत हमें निम्न बातें देखने को मिलती है। नंबर 1 कि रूसो
सामान्य इच्छा का विचार रूसो का लोकतंत्र का पोषक है, क्योंकि यह प्रभुसत्ता का आधार जन स्वीकृति मानता है। सेकेंडली, इसने प्रतिपादित किया है कि राज्य का उद्देश्य किसी वर्ग विशेष का नहीं, बल्कि समूचे समाज का कल्याण और जनता का हित संपादन करना होना चाहिए। सामाजिक और सामान्य हित वैकल्पिक हितों की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ एवं उत्कृष्ट है। इसी तरह से रूसो के सिद्धांत ने आदर्शवादी विचारधारा को प्रेरणा प्रदान की है, क्योंकि इसने यह प्रतिपादित किया है कि शक्ति नहीं वरन इच्छा ही राज्य का आधार है। संक्षेप में हम कहेंगे कि रूसो के सामान्य इच्छा सिद्धांत राज्य के आंगिक स्वरूप का बोध कराता है और सार्वजनिक हितों को वैयक्तिक हितों की अपेक्षा उत्कृष्ट मानता है। अतः रूसो ने सामान्य इच्छा द्वारा ये स्पष्ट कर दिया है कि लोकतांत्रिक संरचना ही लोकतंत्र की आत्मा नहीं होती। नैतिकता, न्याय और सद्गुण के अभाव में लोकतांत्रिक संस्थाएं महत्वहीन हैं। अतः राजनीतिक चिंतन के सैद्धांतिक इतिहास में ही नहीं, बल्कि व्यावहारिक राजनीति पर भी रूसो की सामान्य इच्छा के सिद्धांत का गंभीर प्रभाव पड़ा है। इस तरह से हम देखेंगे कि रूसो के सामान्य इच्छा के सिद्धांत की इतनी आलोचना होने के बावजूद भी इसकी महत्ता है। तत्पश्चात हम देखेंगे रूसोज कंसेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी। रूसो ने अपनी समझौता सिद्धांत के अंतर्गत प्रभुसत्ता के सिद्धांत को भी सामान्य इच्छा में निहित माना है। इसके अंतर्गत बोधा तथा हॉब्स ने प्रभुसत्ता के विचार से राजा की निरंकुश सत्ता को पुष्ट किया था, जबकि रूसो की यह विशेषता कि उसने इसे जनता की सत्ता का समर्थन किया है और रूसो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति संप्रभुता का भागीदार है। अतः संप्रभुता संपूर्ण समाज के लिए निहित है और वह एक सर्वोच्च शक्ति है। अतः रूसो की संप्रभुता के अंतर्गत हमें निम्न विशेषताएं देखने को मिली। सबसे पहले कि यह अविच्छिन्न है, चूँकि सामान्य इच्छा के रूप में वह जनता में रहती है, अतः कभी उससे पृथक नहीं होती, अतः ये अविच्छेद्यता है इसमें। सेकेंडली, इसका प्रतिनिधित्व न हो सकता, चूँकि यह जनता में सामूहिक रूप से निवास करती है, अतः कोई भी व्यक्ति इसका समुच्चय रूप में कभी भी प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। इसी तरह रूसोज थिंकिंग ऑन गवर्नमेंट, रूसो के शासन संबंधी विचारों में हम देखेंगे कि रूसो ने राज्य और शासन में स्पष्ट अंतर किया है और सामाजिक समझौते से जो निकाय बनाता है उसे वह राज्य कहकर पुकारता है और इस संप्रभु निकाय की इच्छा को क्रियात्मक रूप देने के लिए ही सरकार का निर्माण किया जाता है। रूसो ने 4 प्रकार की शासन प्रणालियाँ बताई है: राजतंत्र, कुलीन तंत्र, प्रजातंत्र और मिश्रित शासन। इसी तरह रूसो व्यूज ऑन लॉ के अंदर रूसो ने कहा है कि संप्रभु कानून, रूसो के अनुसार संप्रभु कानून का निर्माता है। रूसो के अनुसार संप्रभुता सामान्य इच्छा में निहित है, इसलिए सामान्य इच्छा ही कानून का स्रोत है। अतः रूसो कानून को सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति मानता है। वह कहता है कि एक कानून संपूर्ण जनता के लिए प्रस्ताव है जिसका संबंध ऐसे विषयों से है जिनका संबंध सबसे होता है। इसी तरह से रूसो ने रूसोज व्यूज ऑन लिबर्टी, अतः रूसो स्वतंत्रता का मसीहा है। उसने बड़ी ओजस्वी भाषा में स्वतंत्रता का गुणगान किया है। उसने कहा है कि स्वतंत्रता मनुष्य का आंतरिक तत्व है, अर्थात वह स्वतंत्रता को मानव का आवश्यक गुण मानता है और स्वतंत्रता मनुष्य को नैतिक बनाती है और उसमें उत्तरदायित्व की भावना जागृत करती है। इस तरह से हम देखेंगे कि रूसो के सामान्य इच्छा का सिद्धांत आज के परिप्रेक्ष्य में और उस समय की परिस्थितियों को ध्यान में रख के उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसी के साथ साथ उन्होंने कंसेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी, थिंकिंग ऑफ गवर्नमेंट और व्यूज़ ऑन लॉ के ऊपर भी अपने विचारों का प्रतिपादन किया। आज हम रूसो के इसी एस्पेक्ट को समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एस्पेक्ट को समझेंगे, रूसो के नेक्स्ट एस्पेक्ट को समझेंगे। थैंक यू।